हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने मेंडलीय नियमों से विचलन। इसके पहले आप लोगों ने मेंडल के नियम और मेंडल के प्रयोग के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद जो है मेंडलीय नियमों के कुछ विचलन हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। तो मेंडलीय नियमों से विचलन अर्थात डेविएशन फ्रॉम मेंडलियन लॉज। आपने देखा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग द्वारा क्या सिद्ध किया था कि आनुवंशिक लक्षण जो है किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, और इन्होंने 3 नियम दिए थे। मेंडल के 3 नियम कौन कौन से हैं? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो बाद में जो है जब मेंडल वाद का फिर से जो है अध्ययन हुआ तो उसके बाद ये पता चला कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं, कुछ ऐसे जीव या कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता है। तो जो ऐसे उदाहरण हैं अर्थात ऐसे जीव या ऐसे पौधे जिनमें मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं मेंडलीय नियमों से विचलन। यानी कि जहां पर मेंडल के नियम फॉलो नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंडलीय नियमों से विचलन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ जो है लिखा हुआ है मेंडलीय नियमों से विचलन में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मेंडलवाद की पुनर्खोज के बाद आनुवंशिकी पर तीव्र अनुसंधानों के फलस्वरूप ऐसे आनुवंशिक लक्षणों का पता चला जिनकी वंशांगतियां मेंडलीय पद्धति से बहुत जटिल होती हैं। यानी कि जब मेंडलवाद की पुनर्खोज की गई, उनके पुनर्खोज के बाद जब आनुवंशिकी पर फिर से अध्ययन किया गया तो पता चला कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं या कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनकी जो है वंशांगतीय मेंडलीय पद्धति जो है बहुत जटिल होती है। यानी कि जहां पर मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता। देखिए लिखा है जहां पर जो है मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता, अतः इसे मेंडलीय नियमों से विचलन कहते हैं। अब जो है ये जो मेंडलीय नियमों से विचलन है, इसके पहले आपने देखा क्या कि जो आपके प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम, फिर जो है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, इसके पहले आपने जो प्रयोग देखा था वहां पर आपने क्या देखा था कि एक जीन होते हैं, एक जीन के कितने एलील्स होते हैं? 2 एलील्स होते हैं, और एलील्स के बीच में क्या होता है? पारस्परिक प्रभाव होता है, पारस्परिक संबंध होता है। यानी कि आपने देखा था कि प्रभावी जीन जो है वो क्या करता है? अप्रभावी जीन को दबा देता है। यानी कि प्रभावी लक्षण वाला जीन जो है वो अप्रभावी लक्षण वाले जीन को प्रदर्शित नहीं होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वही है कि आनुवंशिक लक्षणों के लक्षण प्रारूप प्रकटन में, यानी कि जो आनुवंशिक लक्षण के लक्षण प्रारूप होते हैं, यानी कि जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण प्रकट होते हैं, उनमें जो है जीनों के पारस्परिक प्रभावों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। आनुवंशिक लक्षणों के जो लक्षण प्रारूप प्रकटन है उनमें जीनों के पारस्परिक प्रभावों को कितने श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में बांटा गया। 2 श्रेणी कौन कौन से हैं? पहला तो है युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव और दूसरा है गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलेलिक जीन इंटरएक्शन, या इसी को दूसरे नाम से हम इंट्राजेनिक भी कहते हैं। दूसरा है गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, यानी कि नॉन एलेलिक जीन इंटरएक्शन, या इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इंटरजेनिक इंटरएक्शन। इंटरजेनिक, एक है इंट्राजेनिक और एक है इंटरजेनिक। तो आप यहाँ पे जानते हैं इंट्रा शब्द जहां पर लग जाता है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखिए इसको हम कहते हैं इंट्राजेनिक और इसे हम कहते हैं इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक मतलब एक ही में जो है एक ही चीज में, यानी कि एक ही जीन। यहाँ पे क्या होगा? इसके नाम से युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, यानी कि एलेलिक जीन इंटरएक्शन, मतलब एक ही जीन के जो विभिन्न प्रकार के एलील्स होते हैं उन्हीं के बीच में, यानी कि एक ही जीन के बीच में जो एलील है उन्हीं के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उससे ये संबंधित होते हैं। और यहाँ पे गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग जीनों के बीच में पारस्परिक प्रभाव होता है। यहाँ पे एक ही जीन के बीच में, यानी कि एक ही जीन के जो विभिन्न प्रकार के एलील्स होते हैं उनके बीच पारस्परिक प्रभाव होता है, और यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के जीन के बीच में क्या होता है?
पारस्परिक प्रभाव होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव में यह जो है एक जीन के विभिन्न एलील्स के बीच की पारस्परिक प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले लक्षणों की वंशानुगति से संबंधित है। यानी कि जो युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, इसमें क्या है कि यह एक जीन के विभिन्न एलील्स के बीच, एक ही जीन होंगे, उनके जो विभिन्न एलील होंगे उनके बीच ही पारस्परिक प्रक्रिया से ये प्रभावित होने वाले वंशानुगति से संबंधित होते हैं। और ये जो है इसमें हमने लिखा है कि इसमें किसी लक्षण के लक्षण प्रारूप प्रकटन में, यानी कि किसी भी लक्षण के लक्षण प्रारूप प्रकटन में क्या होता है, जीन्स की एक युग्म विकल्पी जोड़ी के प्रभाव को, यानी कि एक जीन्स के युग्म विकल्पी जोड़ी के जीन के प्रभाव को दूसरी युग्म विकल्पी जोड़ी के जीन्स जो है वो क्या करते हैं, बदल देते हैं। कहने का मतलब फिर से इसको समझिएगा, जो पहला है आपका युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, इसके पहले आपने प्रभाविता का नियम जो पढ़ा था वहां पे आपने क्या देखा था कि जैसे मान लीजिए एक जीन है, ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है, जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये पूरा क्या है, एक जीन है, इसके दो एलील है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल। एलील का मतलब वही रूप, जो हम कहते हैं कि एक जीन के दो रूप होते हैं, वही एक जीन के जो है क्या होते हैं, दो एलील्स होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलील्स होते हैं। तो अभी आप दो ही पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है कि एक एलील ये है और एक एलील ये है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा था, यानी कि युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, पहले आपने क्या देखा था कि ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहाँ पे ये वाला जो एलील है इसके प्रभाव को क्या करता है, इसके प्रभाव को रोक देता है, यानी कि इसका लक्षण, कैपिटल टी का लक्षण प्रदर्शित होता है, स्मॉल टी का लक्षण जो है ये प्रदर्शित नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जो युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव में, कि यहाँ पे जैसे एक जीन है, इसके क्या है, दो ये एलील्स हैं, इन्हीं दोनों एलील के बीच में क्या होगा, पारस्परिक प्रभाव होगा। यानी कि यहाँ पे जो है ये अप्रभावी वाला जीन जो है ये प्रभावी के लक्षण को कुछ जो है क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, यानी कि कुछ क्या करेगा, कम कर देगा। यानी कि एक ही जीन के जो विभिन्न एलील हैं उनके बीच में क्या होगा, पारस्परिक प्रभाव होगा, और जो है फिर क्या होगी, लक्षणों की क्या होगी, वंशानुगति होगी एक ही जीन के बीच में। यानी कि ये या तो इसके प्रभाव को कम करेगा या इसके प्रभाव को कम करेगा, यानी कि एक ही जीन के बीच में इंटरएक्शन होगा। और दूसरा जो है गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक जीन आपका ये है और ये दूसरा जीन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही जीन के जो दो एलील है उनके बीच में पारस्परिक प्रभाव हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग जीन्स के बीच में पारस्परिक प्रभाव होता है, यानी कि ये वाला जीन जो है इसके प्रभाव को रोक देगा, या तो इसके प्रभाव को कम कर देगा या ज्यादा कर देगा, या तो ये वाला जीन जो है इस वाले के प्रभाव को क्या कर देगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। या जो है इसके एलील्स हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपका ये है, एक जीन ये है और दूसरा जीन ये है, ठीक है, तो मान लीजिए इस वाले जीन का ये वाला एलील इन दोनों में से किसी भी एलील को प्रभावित करेगा, या इसमें से कोई एक एलील्स जो है इसमें से किसी एक एलील्स को क्या करेगा, किसी इस जीन के किसी एक एलील्स को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यानी कि कहने का मतलब जो युग्म विकल्पी जीनों के बीच पारस्परिक प्रभाव होता है वो एक ही जीन के बीच में होता है, और गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव इसमें अलग अलग जीनों के बीच में क्या होता है, पारस्परिक प्रभाव होता है, ठीक है। ये वाला जीन या तो इसके प्रभाव को रोक देगा या तो बढ़ा देगा, या तो ये वाला जीन जो है इसके प्रभाव को रोक देगा या तो बढ़ा देगा। ये है युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव और गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव। अब देखिए युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव जो है इसके कुछ उदाहरण है, कौन कौन से हैं। पहला तो है अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस, और तीसरा है बहुविकल्पता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म, और चौथा है बहुप्रभावी या घातक जीन यानी कि प्लियोट्रॉफिक या लेथल जीन, ठीक है। ये चार उदाहरण जो हैं इनमें क्या होता है कि एक ही जीन के बीच में पारस्परिक प्रभाव होता है, एक ही जीन के बीच में क्या होता है, पारस्परिक प्रभाव होता है, यानी कि एक ही जीन के बीच में इंटरएक्शन होता है, और दूसरा गैर युग्म विकल्पी जीनों के बीच, यहाँ पे दो अलग अलग जीनों के बीच में क्या होता है, इंटरएक्शन होता है। इनके उदाहरण हैं कौन कौन से, प्रबलता यानी कि एपिस्टेसिस,
दूसरा है संपूरक जीन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और तीसरा जो है वो है सप्लीमेंट्री जीन यानी कि अनुपूरक जीन, और चौथा है प्रतिलिपि जीन यानी कि डुप्लीकेट जीन। तो अब ये 4 उदाहरण जो हैं आपको पढ़ने हैं युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव यानी कि इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। 4 इसमें है और 4 इसमें है। ये चारों उदाहरण आपको एक एक करके देखना है। तो पहले हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता, फिर सह प्रभाविता, उसके बाद जो है क्या है बहुविकल्पता है, फिर बहुप्रभावी या घातक जीन है। ठीक है, तो ये था आपका जो है मंडलीय नियमों से विचलन, और इसके उदाहरण अब हम देखते हैं। पहला अपूर्ण प्रभाविता।